All right, Sakina, can you see my screen? Yes. All right, so that is chapter number 7, organization and management. तो इसमें हम सबसे पहले जो टर्म आ रही है वो है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या कि ऑफ कोर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन इट मींस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, व्हिच इज इन्वॉल्वड इन ईदर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू पीपल विद द नेम ऑफ प्रॉफिट। तो ऑर्गेनाइजेशन जब होती है तो उसको मैनेज भी करना होता है। तो ये दोनों चीजें हमें ये पढ़नी है ऑर्गेनाइजेशन कि वो जब आपने कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो देयर हैज टू बी अ सर्टेन स्ट्रक्चर, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही हैफ हैजर्डली चलाई नहीं जा सकती। यू रिक्वायर अ सर्टेन स्ट्रक्चर ताकि उसके ऊपर आप अपनी पूरी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकली, कि जो वर्कर्स की, स्टाफ मेंबर्स की, अपने पूरे सिस्टम की का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो उस बेस पे खड़ा कर सकें आप। तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो टर्म आ रही है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो वही मैंने आपको भी बात की। तो स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है, इसमें दो चीजें हमें नजर आ रही हैं। वन इज कॉल्ड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर tells about the organization, tells about the organization in terms of how many levels are there as far as the management is concerned, और कौन किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए है। तो अब अगर हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो नीचे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ छोटा सा, और जब भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इज यूज्ड टू शो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या दिखाता है, वो दिखाता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के टॉप लेवल पे कौन है, मिडिल लेवल पे कौन है, लोअर लेवल पे कौन है, सो दैट यू कैन कम टू नो के हु इज फाइनली रिस्पॉन्सिबल। और इसमें फिर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि कौन सा एरिया किसके पास है। लेवल अपनी जगह, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने बात की हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, आपको अच्छे से पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू लिमिटेड कंपनीज, ये आपको अच्छे से पता है। तो उसमें ही मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर से भी ऊपर वो डायरेक्टर ही होते हैं, लेकिन उससे भी ऊपर सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही होते हैं, लेकिन वो डायरेक्टर से भी एक लेयर ऊपर मौजूद हैं, जैसे कि हमें यहाँ नजर आ रहा है। तो अब आपने लेवल देखे तो सबसे पहला लेवल है हमारे सामने जो नजर आ रहा है वो सीईओ का है। उससे निचला लेवल है डायरेक्टर्स का, जो डायरेक्टर फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, ऑपरेशन नजर आ रहे हैं। उससे नीचे मैंने सिर्फ मार्केटिंग का दिखाया है कि मार्केटिंग के नीचे फर्दर हमारे पास नॉर्थ, मिडलैंड्स एंड साउथ, ये जोन्स आ गई हैं जिसमें मार्केटिंग मैनेजर्स अपना अपना काम कर रहे हैं वहां पर। तो डायरेक्टर मैंने आपको बताया था, जो मैनेजर्स हैं दे आर हायर्ड बाय डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स जो है वो इलेक्ट होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में बाय द शेयर होल्डर्स, और जब डायरेक्टर्स इलेक्ट हो जाते हैं तो दे हायर मैनेजर्स फर्दर जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। और वो जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं नॉर्थ के, साउथ के और मिडलैंड्स के, उनके फर्दर नीचे और एम्प्लॉइज या वर्कर्स काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो तकरीबन 6 के वर्कर्स काम कर रहे हैं अंडर ईच मार्केटिंग मैनेजर। तो ये हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो हमें जो लेवल्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर, पहले अगर हम ये मेरे कर्सर को देखें तो पहला एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, तीसरा, तो यहाँ 3 लेवल्स हमें नजर आ रहे हैं। आप ऐसे या ऐसे कर लो, पहला सीईओ मौजूद है पहले लेवल पे, दूसरे पे डायरेक्टर्स हैं, तीसरे पे मार्केटिंग मैनेजर्स हैं। और अगर आप नीचे भी चले जाएं और जहाँ पे आपको 6 बंदे नजर आ रहे हैं अंडर वर्किंग अंडर मार्केटिंग मैनेजर, तो हो सकता है हम इसके नीचे कोई और एम्प्लॉइज वर्कर्स ले सकते हैं, या हो सकता है सुपरवाइजर हो, तो चौथा लेवल भी आ सकता है। बहरहाल अभी तक जितने दिखाए हैं उसके हिसाब से तो हमें 3 लेवल ही नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, तो अब ये तो लेवल्स हैं, एक तो हमें लेवल्स नजर आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंदर, और ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ये लेवल्स क्यों जरूरी हैं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हु इज हैविंग द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सीईओ। सीईओ की। वेरी गुड। इसका मतलब है कि अगर बिजनेस इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड बिजनेस इज नॉट पेइंग डिविडेंड्स टू इट्स शेयर होल्डर्स, जो कि उनसे प्रॉमिस किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद सीईओ। और उसके बाद फिर डायरेक्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग। वही सारा कुछ प्लान कर रहे हैं और वो फर्दर मैनेजर्स को इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर रहे हैं, और उनको फिर आगे फर्दर उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करवाना है फ्रॉम द वर्कर्स।
तो अच्छा इसी तरह हम ये देख सकते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर एक बंदा काम कर रहा है इस जगह पर, ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है। Yes, sir. तो अब लेट्स से कि द प्रॉब्लम इज देयर, फॉर एग्जांपल सेल्स इज गोइंग डाउन इन द नॉर्थ रीजन, राइट? तो अब आपने यू रिक्वायर द सॉल्यूशन, और उसके लिए कि क्यों सेल्स कम हो रही है, हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए यू नीड टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, व्हाई सेल्स इज गोइंग डाउन। तो सीईओ जो है ना वो डायरेक्टर मार्केटिंग को इंस्ट्रक्शन भेजेगा कि भाई, क्योंकि नाउ यू नो द चैनल, लेवल ऑफ मैनेजमेंट से फायदा ये होता है, यू नो द चैनल। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज और आ गई, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेवल्स मौजूद हैं और डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मार्केटिंग, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू रन द बिजनेस, लेकिन बिजनेस में देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शंस टू परफॉर्म टू मेक द बिजनेस सक्सेसफुल। उसमें फाइनेंस की डीलिंग आ रही है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डील करना है जिसे एचआर बोलते हैं, स्टाफ, उसमें मार्केटिंग को कैसे हैंडल करना है। ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि मार्केटिंग में ऑफ कोर्स सेल्स आ जाती है, और भी चीजें आती हैं, लेकिन रादर अभी हमारा टॉपिक नहीं है ये। उसके बाद ऑपरेशन, जो कि आपका मेन प्रोडक्शन एरिया है जहाँ पर एक्चुअली प्रोडक्शन होती है या सर्विसेज को डिलीवर किया जाता है। तो ये अब आप देख रहे हो लेवल्स भी मौजूद हैं, कौन किसकी हाईएस्ट अथॉरिटी है, किसकी लोएस्ट अथॉरिटी है। लोएस्ट अथॉरिटी भी नजर आ रही है, जो बॉटम पे हमें लोग नजर आएंगे वो उनकी लोएस्ट अथॉरिटी है। तो लोएस्ट अथॉरिटी मतलब कि उनका डिसीजन मेकिंग में शायद कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो और वो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग देयर जॉब। जबकि जो टॉप पे लोग नजर आते हैं, हमें सीईओ या डायरेक्टर, ऑब्वियसली वो डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास होती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि अथॉरिटी या डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है। और डिवीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बता दिया कि बिजनेस को चलाना है तो आपको डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने हैं, और वो फंक्शन डिवाइड कर दिए गए कि फाइनेंस को एक डायरेक्टर संभाल रहा है, एचआर को एक और डायरेक्टर संभाल रहा है, मार्केटिंग को कोई और ऑपरेशन को कोई और। तो अब जब ये हमने दोनों चीजें देख ली कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड हो गई और लेवल भी हमने बना लिए, और वहां पर फिर प्लेस कर दी हमने वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, देयर एक्सपर्टीज, देयर नॉलेज, देयर एजुकेशन, वो हमने प्लेस कर दिए बंदे। हायरिंग तो कर ली ना, किसको क्या पोस्ट देनी है वो आपने डिसाइड करना। अच्छा उसके बाद क्या करना है आपने कि अब मैंने आपको जो बता रहा था कि फर्ज किया कि प्रॉब्लम आ रही है नॉर्थ रीजन में, तो अब सीईओ क्या करेगा, सीईओ जो है ना वो उसको पता है कि किसको इंस्ट्रक्शन पास आउट करनी है। नाउ थिंग्स बिकम इजियर, कम्युनिकेशन बिकम्स इजियर। कैसे? अब सीईओ जो है ना वो हर जगह इंफॉर्मेशन नहीं भेजेगा, सीईओ डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग को बोलेगा भाई ये आपका एरिया है, सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है एंड मार्केटिंग इज योर जॉब, तो सेल्स पार्ट ऑफ इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग, तो आप देखें क्या मसला है। अच्छा मार्केटिंग, जो डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग है वो इन्फॉर्मेशन सीधी भेजेगा मार्केटिंग मैनेजर नॉर्थ को। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग है वो कहेगा कि जनाब मार्केटिंग मैनेजर साहब, नॉर्थ में प्रॉब्लम आ रहा है एंड नॉर्थ इज द रिस्पॉन्स, सेल्स ऑफ नॉर्थ और मार्केटिंग ऑफ नॉर्थ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब आप देखिए मार्केटिंग मैनेजर नॉर्थ कि क्या इशू आ रहा है। अब मार्केटिंग मैनेजर नॉर्थ जो है वो अब उसके अंडर जो बंदे हैं वो वहां फाइंड आउट करेगा और वो उस प्रॉब्लम को दूर कर लेगा कि यहाँ पर जो बंदा है वो बंदा एब्सेंट है, या वन ऑफ द जो क्या कहते हैं एम्प्लॉय है, उसके पास जो क्लाइंट्स हैं जो कि चीजें बाय करते हैं या जो कि एक सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करते हैं सेल्स को इंक्रीज करने में, उन कस्टमर्स को सही से डील नहीं किया जा रहा बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉय या बिकॉज द एम्प्लॉय इज एब्सेंट या कोई और। तो आपको रूट कॉज पता चल गया। अब नाउ यू ईदर यू विल हायर अ न्यू एम्प्लॉय or you will instruct the employee, please attend the customers and give them the feedback and make them your loyal customer again, ताकि वो सेल जो फॉल कर रही थी वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाए। तो ये इस तरह से रूट कॉज को ढूंढा जाता है और फिर जो है ना उसको रिजॉल्व किया जाता है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है ना तो इट्स नॉट दैट इजी टू फाइंड आउट द रूट कॉज। तो उसमें ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बहुत हेल्प करता है, यानी कि उसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। तो आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये एरिया किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और देन दैट इज that person's responsibility to get the solution or to give the feedback to the CEO or to the board of director or to the manager कि issue क्या आ रहा है and what could be the possible solution for it। तो ये एक चीज है। इसके अलावा जो हमें नजर आता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर वो ये है, हु इज द बॉस। तो ओवरऑल बॉस तो हमें सीईओ नजर आ रहा है, ऑफ कोर्स उसकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन आएगी तो एवरीबॉडी हैज टू फॉलो ना।
अच्छा, और ये भी देखना कि हु इज माय इमीडिएट बॉस। अब मैं बॉस नहीं कह रहा, इमीडिएट बॉस, कि जो डायरेक्टली आप जिसको आंसरेबल है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो मार्केटिंग मैनेजर साउथ है, इसका इमीडिएट बॉस कौन है, बताओ। Director of marketing. वेरी गुड, इमीडिएट बॉस का मतलब है मार्केटिंग मैनेजर साउथ इज डायरेक्टली आंसरेबल टू डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग। तो और ये डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग जो है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसकी अथॉरिटी है ओवर मार्केटिंग मैनेजर साउथ। वो डायरेक्ट जो है ना उसको कह सकता है कि आपने ये काम करना है, ये नहीं करना, वगैरह वगैरह। तो ये भी पता चल जाता है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपने ये देखना है कि वेयर डू यू स्टैंड इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज योर लेवल, तो आप देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मार्केटिंग मैनेजर कहाँ करता है, तो कहते हैं हम कहीं वी आर समवेयर, वी आर एट द लोएस्ट लेवल, या वी आर अराउंड समवेयर इन द मिडल। तो आप उसे देख के यू कैन गेट द सेटिस्फेक्शन कि अच्छा हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं। हमने पढ़ा था ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैस्लो में, हायरार्की ऑफ नीड्स में। तो उसमें आप देख सकते हैं अच्छा हम इधर वी आर गोइंग अप द ऑर्डर और नॉट। तो ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी होती है उतनी ज्यादा लेवल्स होती हैं और उतने ही आपके तरक्की के चांसेस प्रमोट होके हायर रैंक पे जाने के ज्यादा होते हैं। इसलिए पीपल वुड लाइक टू वर्क इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं या मल्टीनेशनल होती हैं, क्योंकि उसमें उन्हें नजर आ रहा होता है स्ट्रक्चर में कि हमारे पास बहुत ऊपर जाने के चांसेस हैं। लेकिन एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर लेवल ही 2 हैं, तो वहां आप कितने ऊपर जाएंगे? तो वहां पर प्रोग्रेस के, प्रमोट होने के, ऊपर जाने के, गोइंग अप द लैडर जाने के चांसेस कम होते हैं। तो वहां पर फिर अच्छे वर्कर शायद काम करना नहीं चाहते, कि उन्हें लगता है कि स्कोप हमारा ज्यादा नहीं है ऊपर जाने का। तो आप ये भी देख सकते हैं। तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। फिर तो हमें क्या-क्या फ़ायदे हमें नज़र आते हैं इसके अंदर। एक, आप ये देख सकते हैं हू इज़ हैविंग ओवरऑल अथॉरिटी, वो सीईओ की है। ठीक है? हू इज़ आवर इमीडिएट बॉस, किसी भी वर्कर ने, मैनेजर ने देखना है। ताकि, क्योंकि ये देखना क्यों ज़रूरी है कि कौन हमारा इमीडिएट बॉस है, सो दैट यू विल इमीडिएटली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन। वर आप डिले नहीं करेगा। आपको पता है आपका इमीडिएट बॉस है, तो वो आपको रिपोर्ट कर देगा। आपको आप उसके आंसरेबल हैं। कोई कहीं और से इंस्ट्रक्शन आ रही है, तो आप कह सकते हैं भाई मैं इसके अंडर काम नहीं करता, तो जरूरी नहीं है कि मैं फौरन जवाब दूं। जब मौका मिलेगा जवाब दे दूंगा, अभी मैं अपने काम में मसरूफ हूँ। लेकिन अगर आपका इमीडिएट बॉस जो है वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो ऑफ कोर्स वो आपकी जॉब से रिलेटेड है, एंड यू कैन नॉट सिंपली इग्नोर इट, और यू कैन नॉट डिले इट सेंडिंग द मैसेज बैक और फीडबैक जो भी आपने देना। तो ये एक तो आपको पता चल जाता है। तो इमीडिएट बॉस जिसको आपको फॉलो करना है, और यू नीड टू पे मोर अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय योर इमीडिएट बॉस। फिर आपको लेवल्स पता चलते हैं, आप ऊपर जा सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात, अगर आपने इंस्ट्रक्शन देनी है और आपने एक सर्टेन इंडिविजुअल को पहुंचानी है, तो यू कैन पिक द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट फॉर दैट। जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने मार्केटिंग मैनेजर साउथ का जो 6th इंडिविजुअल है, उसको इन्फॉर्मेशन देनी है इस डायग्राम के मुताबिक। मार्केटिंग मैनेजर साउथ का जो 6th सबऑर्डिनेट काम कर रहा है मार्केटिंग मैनेजर के नीचे, उसको इंस्ट्रक्शन देनी है इसको। तो अब आप ये नहीं है कि हर जगह इंफॉर्मेशन पास ऑन करते फिरेंगे। वही चीज कि आप डायरेक्ट सीईओ, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग को इंस्ट्रक्शन देगा, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग डायरेक्ट मैनेजर मार्केटिंग साउथ को इंस्ट्रक्शन देगा, और वहां से फिर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो 6th सबऑर्डिनेट हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, उसको चली जाएगी। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, रादर देन सीईओ पहले डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस को बताए, फाइनेंस जो है वो एचआर को बताएगा, एचआर मार्केटिंग को बताए। इस तरह तो इट विल बी टू लेट, टू मच टाइम विल बी कंज्यूम्ड। और आपको पता है जितने इंडिविजुअल से बात होके गुजरेगी, उतना ही मैसेज इज मोर लाइकली टू बी डिस्टॉर्टेड। वैसे तो आजकल ईमेल्स आ गई हैं, डायरेक्ट मिल जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपने फर्ज किया एक वर्बल मैसेज भेजा हुआ है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ सकती है। दैट इज व्हाई ईमेल्स आर यूज्ड। और अगर नहीं भी आती, जैसे ईमेल जाती है, तो ईमेल तो चेंज नहीं होता ना मैसेज, फाइन, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है। तो ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट मिल गया कि सीईओ से डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग, और उससे डायरेक्ट मार्केटिंग मैनेजर साउथ, और उससे 6 सबऑर्डिनेट को। तो इंफॉर्मेशन कैन बी पास डाउन क्विकली टू द राइट पर्सन, और ताकि डिसीजन जो की इम्प्लीमेंटेशन है वो जल्दी हो सके और डिले ना आए। और आपको पता है कि बिजनेसेस जो कि जहाँ पर कंपटीशन ज्यादा होता है, वहाँ टाइम इज मनी, एंड यू हैव टू टेक द डिसीजन इमीडिएटली, यू हैव टू अटेंड द कस्टमर राइट देयर ऑन द स्पॉट, या वट एवर प्रॉब्लम कस्टमर इज फेसिंग, आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है। ना कि आप कहें जी आपको जी हफ्ते बाद रिस्पॉन्ड करते हैं, बिकॉज कस्टमर विल गेट अनॉयड और वो छोड़ देगा आपको फिर। तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह इंफॉर्मेशन जल्दी राइट पर्सन को दी जा सकती है। तो मैंने ये आपको इंपॉर्टेंस ओवरऑल बता दी है। और हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है। अगर आप बीकन हाउस में पढ़ती थी तो वहां पर भी मौजूद था। सबसे ऊपर कौन था, जल्दी से बताओ।
मैं सिर्फ ब्रांच की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टर्स आपको बताया था वो ब्रांच में नहीं होते, वो हेड ऑफिस में बैठे होते हैं। तो ये जो मैंने चार्ट बताया, ये तो इसमें हेड ऑफिस भी आ गया ना साथ में। तो सिर्फ ब्रांच की अगर बात करें लोकली, सबसे ऊपर कौन होता है स्कूल में? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, वेरी गुड। उससे नीचे प्रिंसिपल। कौन? प्रिंसिपल से नीचे कौन है? HM। हाँ नहीं, एचएम से पहले एक और आता है, वैसे सिटी रावी में तो था वाइस प्रिंसिपल। वैसे जरूरी नहीं है हर स्कूल में ऐसे ही हो, आप एचएम भी कह रही हो ठीक है। अच्छा, वैसे मैं तो चूंकि आप पढ़ी थी तो मैं इसलिए उसकी एग्जांपल दे रहा था कि आपका पहले प्रिंसिपल, उसके बाद अगर वाइस प्रिंसिपल है तो वो, अगर वो नहीं है तो उसके बाद एचएम्स आ गए डिफरेंट। अब एचएम्स हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो भी आ गया ना। अब इनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है वो इसी तरह है। अब प्रिंसिपल के पास तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि वो ओवरऑल उसने ब्रांच को देखना है। लेकिन जब हम एचएम पे पहुंचते हैं तो अब एचएम जूनियर सेक्शन भी है, एचएम सीनियर सेक्शन भी है, एचएम ए लेवल भी है, एचएम प्ले ग्रुप भी है। तो ये अब क्या हो गया? डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उनके अपने अपने एरियाज हैं। अच्छा, और उससे नीचे, एचएम से नीचे कौन आता है? टीचर्स। टीचर से भी पहले आते हैं एसएम्स, सीनियर मास्टर और सीनियर मिस्ट्रेस, जो एचएम को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं हमको। तो उसके बाद टीचर्स आ जाते हैं, बिकॉज टीचर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि क्लास को कंट्रोल करना होता है और बाकी भी कई काम होते हैं जो करने होते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। और टीचर्स के बाद फिर नीचे और क्या कौन आ जाता है? उसके बाद आता है डोमेस्टिक स्टाफ। आपको पता है अच्छे से, ऑफिस बॉय वगैरह जो करते हैं, सामान वगैरह ला रहे हैं, कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आपके वॉचमैन वगैरह, गार्ड, वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मौजूद हमें नजर आता है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी आपको कहूँ कि यार ये कस्टमर्स क्यों एंटर हो रहे हैं, या मैं कहूँ कि विजिटर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं और आप डायरेक्टली भेज रहे हैं आगे, तो डायरेक्टली मुझे याद आएगा, अच्छा यार फ्लोर मैनेजर्स होते हैं। मतलब टीचर्स के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है ना, जिसमें फ्लोर मैनेजर होते हैं, जो फ्लोर की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, पूछते हैं जी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये उनका काम है, और कस्टमर्स को सही गाइड करते हैं कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, किस डिपार्टमेंट में मिलना है आफ्टर सम वेरिफिकेशन। तो मुझे पता होगा, या अगर विजिट ज्यादा, या अगर जो विजिट हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं और अन अटेंडेड हैं काफी ज्यादा क्लाइंट्स, तो फिर फ्लोर मैनेजर को कहा जाएगा कि आप प्रॉपर वेट नहीं करवा रहे या आप सही अटेंड नहीं कर पा रहे। तो उससे जो सर्विस दी जा रही है, इट विल बी अ लॉट बेटर, बिकॉज यू विल बी एबल टू हैंडल क्लाइंट्स और द कस्टमर्स इन अ मच बेटर वे। जो आपको पता है कौन की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आपने सिर्फ उस बंदे को टच करना है, रादर देन टेलिंग एवरीवन के टेक केयर ऑफ द कस्टमर्स। इस तरह नहीं होता। अच्छा, अब हम जल्दी से देखते हैं इसकी एडवांटेजेस। मैं जल्दी से आपको पढ़ भी देता हूँ, वैसे हमने सारी बात कर ली हुई है। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग विच कम्युनिकेशन चैनल टू यूज टू सेंड मैसेजेस टू द इंटेंडेड पर्सन। तो मैंने आई होप आपने एक्सप्लेन कर दिया है। और उसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि मैसेज जल्दी पहुंच जाता है और मैसेज इज लेस लाइकली टू डिस्टॉर्ट। जितने कम बंदों से होकर गुजरेगा, अगर वो वर्बल है तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही पहुंचेगा इंटेंडेड बंदे को, और वो दैट पर्सन कैन टेक एक्शन क्विकली। इट शोज द पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यस, मैंने आपको बता दिया है। जैसे उस बंदे को ये फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आई एम एट दैट लेवल एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और साथ में ये भी एक फीलिंग कि वो ओन भी करता है, फीलिंग ऑफ ओनरशिप के मैं बिलोंग करता हूँ इस बिजनेस से, एंड आई एम पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड आई हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू गो अपवर्ड्स एज वेल। जैसे हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात भी की है, तो ये एक फायदा भी होता है एम्प्लॉइज को और बिजनेस को। ऑफ कोर्स इट आल्सो शोज व्हाई हाउ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर। यस, ये भी दिखाया जाता है, जैसे मैंने ऊपर अभी आपको बताया कि डिपार्टमेंट फाइनेंस का है, एचआर, मार्केटिंग और ऑपरेशन, तो ये एक ही लेवल में है ना। इसका मतलब इन सब की डेजिग्नेशन सेम है, सब डायरेक्टर है। इस तरह नीचे आ जाओ मार्केटिंग मैनेजर पे, तो मार्केटिंग मैनेजर नॉर्थ है, मिडलैंड है, साउथ है, तो ये सब भी इनका लेवल एक ही है। दे माइट बी गेटिंग द सेम सैलरी, उनके फंक्शन भी सेम है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम है, बस एरिया फर्क है। तो इससे वो आपस में कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। वैसे इस डायग्राम में तो कोऑर्डिनेशन के एरोज नहीं बने हुए, लेकिन जनरली कोऑर्डिनेट पीपल हु वर्क एट द सेम लेवल, दे आर एबल टू कोऑर्डिनेट जनरली इन ऑर्गेनाइजेशंस। और वो कोऑर्डिनेट क्या करते हैं कि यार सेल मेरी नहीं बढ़ रही, तेरी कैसे बढ़ रही है, एंड दे कैन गिव सजेशंस, आइडियाज, और उससे फिर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होता है। और ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि पीपल एट द सेम लेवल शुड कोऑर्डिनेट ऑन रेगुलर बेसिस। जैसे स्कूल में भी होता है कि अक्सर कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स कॉल की जाती हैं कि teachers of the same subject, they sit together and they discuss various issues they are facing. It can be about the syllabus, it can be about handling a particular child,
जैसे कोई सारे इंग्लिश के टीचर इकट्ठे उठ के होके बैठ गए हैं, सारे मैथ्स के टीचर बैठ गए, तो यस कोऑर्डिनेशन इज डन, और उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एम्प्लॉइज फील दे आर पार्ट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर कोलीग्स एंड दे नीड टू हेल्प वन अनदर, रादर देन हर बंदा अपने अपने काम करता रहे, उसे कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे क्या है दूसरे से, ऐसा नहीं होता। तो वो जो है एक फीलिंग ऑफ ओनरशिप है कि हम वी आर पार्ट ऑफ द सेम फैमिली, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन ऊपर जाए। तो वो लिंक टुगेदर, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाती है कि कनेक्शन किस तरह से आपस में हुआ हुआ है, और उस हिसाब से फिर जब एक लेवल पे होंगे तो फिर कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स भी अरेंज करना आसान हो जाता है कि किस डिपार्टमेंट से मीटिंग अरेंज करवानी है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसका काम है फाइनेंस को मैनेज करना, ठीक है। अब लेट्स से कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसको कुछ फाइनेंस चाहिए फॉर एडवर्टाइजिंग, ऑफ कोर्स फाइनेंस तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास नहीं है, तो उसको एडवर्टाइजमेंट करनी है फॉर द न्यू प्रोडक्ट, फॉर द लॉन्च ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। और आपको पता है कि लोगों को अवेयरनेस दिलाना जरूरी है। इफ यू डू नॉट टेल पीपल दैट दे द न्यू प्रोडक्ट गोइंग टू बी लॉन्च, लोगों को पता नहीं चलेगा, दे वोंट बाय इट फ्रॉम द मार्केट। इनफैक्ट वो तो कभी पूछेंगे नहीं। हम तो नॉर्मली वो चीज बाय करते हैं जो जिसका नाम हमें आता है, इट्स राइट देयर इन आवर माइंड, और हम उसका नाम लेके वो लेते हैं ना। तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो लोगों के जहन में ये नाम आता है। मैंने आपको बताया भी था कि मार्केटिंग के थ्रू ना लोगों के जहनों में एक इवोक्ड सेट डेवलप किया जाता है। इवोक्ड सेट क्या होता है कि देयर आर वेरियस ब्रांड्स जो कि लोगों के जहन में आ जाते हैं प्रायोरिटी वाइज, कि अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक की बात करता हूं तो ऊपर आप कहते हैं पेप्सी है, नीचे कोकोला है, उससे नीचे और कोई ब्रांड है, वगैरह वगैरह। टूथपेस्ट की बात करता हूं तो लेट्स से आपके ऊपर सबसे ऊपर क्लोजअप है, उससे नीचे फर्ज किया कि मेडिकैम है। तो ये आप इस तरह से प्रायोरिटी वाइज ब्रांड सेट हो जाते हैं, और जब मार्केट में जाते हैं तो आप इन्हीं ब्रांड्स का नाम लेते हैं। you hardly name you hardly pick any brand which you are not familiar with, या जिसका नाम आपको नहीं आता। दुकानदार जितना मर्जी कर कह दे, आप नहीं लेते, आप वही लेते हो जो नाम सुने होते हैं, और वो उसके लिए मार्केटिंग बड़ी जरूरी है। तो मार्केटिंग डायरेक्टर जो है वो उसको पैसे अब चाहिए, तो वो कहते हैं जी राम मैंने लॉन्च करना है, लेट हो रहा है, तो मुझे आप फाइनेंस रिलीज करें, फंड्स रिलीज करें ताकि मैं मार्केटिंग की कैंपेन चला सकूं। वो कहता है जनाब इमीडिएटली फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, तो यू हैव टू वेट फॉर 2 वीक्स। अब देयर इज द प्रॉब्लम, देयर विल बी अ हॉल्ट, और इट्स वेरी डेंजरस। आप लॉन्च नहीं कर रहे, आपके कंपटीटर ने लॉन्च कर दिया, आप तो गए, तो आप तो पीछे रह जाएंगे। नाउ योर प्रोडक्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज न्यू, क्योंकि आपके कंपटीटर ने पहले लॉन्च कर दिया। तो वो अब उसके लिए कोऑर्डिनेशन अगर हुई होगी पहले से, बिकॉज वो एक ही लेवल पे हैं, तो मार्केटिंग और फाइनेंस मैनेजर की अगर डायरेक्टर की पहले से अगर कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई होगी और वो उसने बताया होगा कि मुझे आइंदा आने वाले महीने में इतने फंड चाहिए, और उसने कहा होगा ठीक है फंड विल बी रिलीज टू यू इन दिस मंथ, इन दैट मंथ, तो वो फिर जब महीना आएगा तो ऑटोमेटिकली फंड्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये है फायदा कोऑर्डिनेशन मीटिंग का। तो किसी किस्म की कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी, कोई ग्लिच नहीं आएगा, और स्मूथली जो है ना वो सारे जो ट्रांजैक्शन है या जो मार्केटिंग कैंपेन है उसको आसानी से आप रन कर सकते हैं सक्सेसफुली, और फिर सेल्स में इजाफा हो सकता है। अच्छा, फिर हमारे पास है इट हेल्प्स टू नो हु हैज अथॉरिटी ओवर हुम एंड हु इज रिस्पांसिबल टू हुम, और मैंने बता दिया है इसको डेवलप करना जरूरी है। मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको ये देखना है कि आपके ऊपर कौन है, ताकि आपको ये पता हो कि प्रायोरिटी वाइज किसकी इंस्ट्रक्शन पहले सुननी है, किसके ऑर्डर्स पहले फॉलो करने हैं और किसके बाद में करने हैं। अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल, और एम्प्लॉयज को ये पता चल जाएगा कौन सा मैसेज अर्जेंट है, जिस पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, और कौन सा उतना अर्जेंट नहीं है। ऑफ कोर्स आपका जो बॉस होगा इमीडिएट, उसका मैसेज ज्यादा अर्जेंट है। So any question regarding organizational chart or its importance? No, sir. No. All right. So moving onwards, आगे हम delegation पे चले जाते हैं। तो it is the authority. अब delegate हमने अक्सर आपने सुना होगा, हम कहते हैं यार वो बाहर के मुल्क से delegate आया हुआ है, सुना है कभी? Delegation. Yes, sir. है ना? तो डेलीगेट्स हम बात करते हैं या डेलीगेशन हम जब बोलते हैं तो ये याद रखना क्या मतलब है। ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द अथॉरिटी टू टेक अ डिसीजन, यानी कि एक मुल्क से अगर कुछ लोग ग्रुप्स ऑफ पीपल आए हुए हैं, डेलीगेट आया हुआ है या डेलीगेशन उनको की हुई है, याद रखना है डेलीगेशन होती है अथॉरिटी जो ट्रांसफर की जाती है टू सर्टेन पीपल, और जिन लोगों को ये अथॉरिटी ट्रांसफर की जाती है उसको हम कहते हैं इन टोटल डेलीगेट्स, याद रखिएगा। तो उनको वो उस कंट्री के बिहाफ पर जो भी एग्रीमेंट करते हैं या जो भी डिसीजन लेते हैं या जो भी मीटिंग करते हैं वो कंसिडर किया जाता है कि उस कंट्री ने किया। तो सिमिलरली डेलीगेशन अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि लेट्स से कि डिसीजन मेकिंग पावर इज इन द हैंड्स ऑफ मैनेजर,
but manager is not there, or manager is leaving, or manager is on the leave, or whatever is the case, या मैनेजर को लगता है कि बार बार अगर मुझसे ही मुझे आके मेरी हेल्प मांगेंगे कि जी सर जी ये डिसीजन ले लें, तो ऑफ कोर्स अप्रूवल ऑफ द मैनेजर इज रिक्वायर्ड ना, तो इट माइट बी टाइम टेकिंग। तो मैनेजर क्या करता है कि मैनेजर या तो इफ मैनेजर इज नॉट देयर, मैनेजर इज ऑन लीव, या मैनेजर इज बिजी इन सम अदर इंपॉर्टेंट टास्क, और मैनेजर को ये लगता है कि भाई टू मच टाइम इज बीइंग कंज्यूम्ड while dealing my subordinates, या जो एम्प्लॉइज होते हैं, सबऑर्डिनेट समझते हो ना, जो मैनेजर के डायरेक्टली नीचे काम कर रहा है, तो टू मच टाइम इज बीइंग कंज्यूम्ड, तो आप कहते हैं जी खुद ही डिसीजन लो। तो उसमें क्या होता है, मैनेजर ट्रांसफर द अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स फॉर द टाइम बीइंग, कुछ अरसे के लिए, कि टेक योर डिसीजंस ऑन योर ओन, तो उसको बोलेंगे डेलीगेशन। और ऑफ कोर्स डेलीगेशन करते हुए मैनेजर को ये देखना जरूरी है whether the person is having the caliber to take the decision or not। किसी भी बंदे को डेलीगेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में जब वो काम खराब हो जाएगा और रॉन्ग डिसीजन इज टेकन, तो who will be the who will be responsible? Of course manager has a final responsibility। तो फिर वो जो हेड ऑफिस में बैठे होंगे डायरेक्टर, वो यही कहेंगे कि ओके यू आर द मैनेजर, यू हैव गिवन द डेलीगेशन टू समवन एल्स, you know well, but now something has gone wrong, now you are responsible। so of course वो फिर मैनेजर को डील करना पड़ जाएगा। और एम्प्लॉय के साथ जो होगा वो तो अलग बात है, लेकिन मैनेजर को कहा जाएगा कि why have you given the responsibility to someone who was not able to perform it to the level, to a certain level। अब तो इसलिए मैनेजर को देखना पड़ेगा एक बार। अब एडवांटेजेस में अगर हम देखें तो मैनेजर को फायदे जो नजर आ रहे हैं, मैनेजर कैन फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट टास्क। मैंने आपको बता दिया, अगर मैनेजर इज वेरी बिजी इन वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, तो आप छोटे मोटे टास्क जो हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदना है, मशीन को रिपेयर करवाना है, तो ये ऐसे काम है जो कि डेली बेसिस पे हैं, और इनको एम्प्लॉइज भी देख सकते हैं बिकॉज दे डील दोज इश्यूज ऑन डेली बेसिस। तो वो उनको काम असाइन किया जा सकता है कि आप खुद से ही देख लें, रॉ मटेरियल खुद से बाय कर लें, आपको पता है कैसे बाय करना है, मशीन अगर खराब हो गई है टेक्नीशियन को बुला के ठीक करा लें, तो वो खुद से कर लें, मेरे पास ना है, बिकॉज आई एम बिजी इन सम अदर इंपॉर्टेंट टास्क। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट टास्क हो सकता है लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। अब दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ अ डिसीजन व्हिच इज टेकन मोर ऑफन। आप हर 2 महीने बाद तो नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते ना, बाद का तो एक दफा लॉन्च किया प्रोडक्ट तो वो वही साल चलता है। तो वो आपको लगता है कि आप पहली दफा लॉन्च कर रहे हैं, तो मैनेजर को ज्यादा फोकस उस पे करना है। डेली रूटीन के काम जो है वो हम दे सकते हैं दूसरों को, तो उससे एक तो मैनेजर फोकस कर सकता है अपने काम में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा बेहतर तरीके से वो कर सकता है, जिससे बिजनेस विल बी एबल टू परफॉर्म वेल। दूसरा, बर्डन कम होगा, तो ऑफ कोर्स मैनेजर की मिस्टेक्स भी कम होंगी, मैनेजर फटीग भी कम होगा, और लेस स्ट्रेस आने से मैनेजर की हेल्थ जो है वो भी बेहतर रहेगी। अदरवाइज डीलिंग टू मेनी पीपल अलोंग विद दैट पर्टिकुलर टास्क जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें इट विल बी टू मच हेक्टिक। मैनेजर माइट हैव टू वर्क एट होम एज वेल, तो उसमें उसकी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, यार तो बाकी ऑफिस में तो काम कर ही रहा है, तो वो इसको बर्डन कैन बी शेयर्ड बाय अदर एम्प्लॉइज if manager delegates some work to other employees which are routine in nature। फिर परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय कैन बी मेजर्ड इजीली। यस, अगर आप किसी एम्प्लॉय को डेलीगेशन दे देते हैं, तो अब एम्प्लॉय के पास एक्सक्यूज नहीं है, वो ये नहीं कहता सर आपने ऑर्डर नहीं दिया, मैंने किया नहीं। तो अब चूंकि उसे डेलीगेशन दे दी है, तो आप चेक कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटी एम्प्लॉय हैज, वो किस तरह से काम कर रहा है, वो काम कर सकता है। वेदर द एम्प्लॉय, जैसे कि एग्जांपल में देता हूं कि यू वांट टू प्रमोट अ सर्टेन एम्प्लॉय, बट first of all you need to see whether the employee is able to perform in a certain situation or not, whether the employee is able to take decisions or not। तो आप क्या करते हैं इसमें कि आप एम्प्लॉय को डेलीगेट कर देते हैं, और now employee will be acting independently without the help of the manager। so now you can see if the employee performed well, it means employee lived up to the standard। तो फिर आप एम्प्लॉय को अगर फर्दर प्रमोट करना है तो कर सकते हैं, अगर रिवॉर्ड देना है तो रिवॉर्ड दे सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय ने अलोन काम किया। तो ये एक काम जो है ना वो किया जा सकता है, और उसके बाद तो ये परफॉर्मेंस में ये करके आप यू कैन प्रमोट द एम्प्लॉय टू अ हायर रैंक, और यू कैन रिवॉर्ड द एम्प्लॉय अकॉर्डिंगली। अदरवाइज तो प्रॉब्लम ही रहेगा। आप इमेजिन करो कि मैं आपको क्लास के अंदर, जैसे कि टीचर जो है ना इज द मैनेजर ऑफ द क्लास, तो मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा, तो बाहर मुझे किसी ने बुला लिया, मैं बाहर चला गया क्लास से, 15 मिनट बाद बाहर आया, अब वापस अंदर आया, तो मैंने कहा आपसे हैव यू अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, तो आपने कहा सर आपने तो कहा ही नहीं। अब नाउ यू नो, नाउ
व्हाट हैपेंड एक्चुअली, आपने फायदा उठाया, यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट कि जी सारी पावर तो टीचर के पास है, तो टीचर कहेगा हमने वही करना है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑब्वियसली यू टुक एडवांटेज ऑफ इट कि जी आपने सर आपने कहा नहीं, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा था लेकिन आपने कहा नहीं करने के लिए। तो ये जो चीज है, अगर मैं डेलीगेट कर देता कि जी ये मैं क्वेश्चन लिख दिया है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आपने खुद ही करना है, तो इसका मतलब है कि वो फिर मुझे ये इंस्ट्रक्शन देनी नहीं पड़नी थी। तो इसका मतलब है कि अब मैं जो भी काम बोर्ड पे लिखूंगा, आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको ये काम करना है और ये आपको अगले दिन मुझे जमा कराना है किसी भी तरह से। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में अब एम्प्लॉय के पास ये एक्सक्यूज नहीं होती कि सर आपने इंस्ट्रक्शन नहीं दी, ऑल्दो एम्प्लॉइज नो व्हाट टू डू नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वर्किंग डे, लेकिन वो बात का जान के काम नहीं करते कि भाई हमें तो जब ऑर्डर देंगे तभी करेंगे, पता होता है होने होता है। तो जब डेलीगेट कर दिया जाता है रूटीन नेचर का काम, तो फिर एम्प्लॉय के पास एक्सक्यूज कोई नहीं होती। तो अच्छा, तो क्विकर रिस्पॉन्स टू चेंजेस एज वेल। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि अब डिसीजंस आर टेकन बाय एम्प्लॉइज एंड हु आर क्लोजर टू कस्टमर्स, हु डील कस्टमर्स ऑन डेली बेसिस, एम्प्लॉइज, नॉट द मैनेजर्स। मैनेजर तो सिर्फ तब एक्टिव होते हैं जब कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तब वो क्लाइंट से डील करते हैं। एग्जांपल है कि रेस्टोरेंट में कोई रेस्टोरेंट मैनेजर है, तो रेस्टोरेंट मैनेजर तो नहीं आपसे मिलते हैं ना डेली बेसिस पे, आपको वेटर्स हैं या वहां पे जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं वही डील करते हैं आपको। तो लेकिन इफ सम इशू अराइजेस तो फिर आप जाके मैनेजर से कंप्लेन करते हैं। तो इसी तरह से जब आपने पावर दे दी एम्प्लॉइज को, तो उससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि देयर इज अ क्लोज इंटरेक्शन ऑफ कस्टमर्स विद एम्प्लॉइज। तो जो कस्टमर की फीडबैक है वो एम्प्लॉइज को पता चलती है, एम्प्लॉइज कैन कन्वे द सेम टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट कि हमें कोई इश्यूज आ रहे हैं या ये एक प्रॉब्लम चल रही है, कस्टमर ये कंप्लेन कर रहा है इस क्वालिटी के बारे में या इस प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी के बारे में या इसकी कुछ भी वट एवर इशू, तो वो जल्दी एड्रेस किए जा सकते हैं। अदरवाइज अगर एम्प्लॉय देखो ना, जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो हमेशा कंप्लेंट पहले एम्प्लॉइज को बताई जाती है, लेटर ऑन मैनेजर्स कैन बी एड्रेस्ड। तो वो जब अब एम्प्लॉय के पास पावर आ गई है, तो एम्प्लॉय जो है वो इमीडिएटली डिसीजन लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। वरना क्या होता है कि प्रॉब्लम आई एम्प्लॉय के बाद, एम्प्लॉय फीडबैक दी, फीडबैक देने के बाद मैनेजर देखेगा तो फिर वो डिसीजन लेगा। तो इट मे टेक टाइम एंड इट मे अनॉय द कस्टमर्स एज वेल। और आपको पता है बात का तो टाइमली डिसीजन लेना जरूरी भी होता है बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो वो क्विक टू रिस्पॉन्स इस सेंस में आता है कि वो वर्कर्स एम्प्लॉइज जो डील कर रहे होते हैं डायरेक्टली ग्राउंड लेवल पे, तो उनको प्रॉब्लम का पता होता है एंड दे हैव द डिसीजन मेकिंग पावर नाउ, तो वो फौरन से डिसीजन ले लेते हैं और एफिशिएंसी फिर कम्स आउट एज अ रिजल्ट कि क्लाइंट जो है ना वो हैप्पी हो जाते हैं फटाफट। क्योंकि जब क्लाइंट्स को प्रॉब्लम आती है ना, कस्टमर्स को, दे वांट इट टू बी रिजॉल्व्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। जितना डिले आता है उतना ही एम्प्लॉइज की लॉयल्टी कम होती जाती है। तो ये फायदा हमें नजर आ रहे हैं। फिर हम डिसएडवांटेज की तरफ अगर हम चले जाएं, तो मैनेजर को एक है, मैनेजर लूजेस कंट्रोल ऑफ द वर्कर्स, आप यू नो दैट। तो इसमें कि अब आपने मैनेजर हैज असाइंड सर्टेन टास्क टू द वर्कर, फाइन, वर्कर काम कर रहा है, लेकिन अब वर्कर वापस नहीं आ रहा मैनेजर के पास। पहले तो ये हो रहा था ना कि वर्कर मैनेजर के पास वापस आ रहा था और इंस्ट्रक्शन लेने के लिए कि सर अब मुझे क्या करना है, और ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। अब ऑर्डर्स आर नॉट बीइंग फॉलोड, अब वर्कर इज डूइंग हिज वर्क इंडिपेंडेंटली एंड मेकिंग डिसीजंस एज वेल। और अब इवेंचुअली अगर डिसीजन को गलत हो गया है तो मैनेजर हैज नो आइडिया क्या हुआ है, वो एट द एंड ऑफ द डे पता चलेगा डिसीजन गलत ले लिया, काम खराब हो गया। अब ये एक प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि वरना तो माना कि जब मैनेजर क्लोज इंटरेक्शन में होता है वर्कर के साथ तो बड़ा हेक्टिक हो जाता है और सारा दिन वर्कर्स को डील करना पड़ जाता है या उनको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ जाती है, लेकिन थिंग्स रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द मैनेजर, व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसमें आप यू लू जो एज अ मैनेजर यू लूज साइट ऑफ द वर्क कि क्या हो रहा है, और वो इन द एंड पता चलता है व्हेन थिंग्स गो आउट ऑफ योर कंट्रोल। तो एक ये प्रॉब्लम आ सकता है फिर, और ज्यादा लॉस हो सकता है। फिर मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय एम्पावर्ड सबऑर्डिनेट्स। फिर ये आ गया हमारे पास कि ये भी आपको मैंने बता दिया